हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड बहुत ही जल्द मतलब अगले 20 से 25 मिनट में ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि मैं आपका कंप्लीट डाउट सोल्व कर पाऊँ। और ये जो टॉपिक है एक्सेस और डेफिसिट डिमांड, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, in this previous chapter we understand the condition of market equilibrium in the economy. What if the economy is facing the condition of excess demand or deficit demand? How do central bank और गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री रिएक्ट? इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होता है? जब आपका डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए तो भैया वो कहलाता था आपका इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। अब यहाँ पे बात ये है कि मान लो कि जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया मार्केट में, एक्सेस डिमांड हो गया, या डिमांड मार्केट में घट गया, भाई बोले तो डेफिशिएंट डिमांड हो गया, तो उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई कौन कौन से स्टेप लेती है, उसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो भैया वीडियो के अंत तक बनना रहना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है आपके लिए। तो सबसे पहला टॉपिक है भैया एक्सेस डिमांड। क्या है भाई? एक्सेस डिमांड क्या होता है? तो देखो, एक्सेस डिमांड एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगा और आपका एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल, मान लो कि प्रेडिक्शन इस साल गवर्नमेंट ने प्रेडिक्शन किया, लेट्स सपोज 10,000 करोड़ का गुड्स का डिमांड आने वाला है। कितना? 10,000 करोड़ का गुड्स का डिमांड आने वाला है। बट इस साल डिमांड आ गया कितना? 15,000 करोड़ का डिमांड आ गया। तो गवर्नमेंट ने कितना का प्रेडिक्शन किया था? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने प्रेडिक्शन किया था कि 10,000 करोड़ का डिमांड आने वाला है, मतलब एग्रीगेट डिमांड कितना का आने वाला है? 10,000 करोड़ का। तो 10,000 करोड़ का जब एग्रीगेट डिमांड आने वाला है तो डिमांड आएगा तो भैया सप्लाई भी करना होगा। तो जितने भी प्रोड्यूसर इंडिया में है सभी ने मिलके 10,000 करोड़ के गुड्स का प्रोडक्शन कर दिया। यहाँ पे प्रोड्यूसर ने अपना फुल एम्प्लॉयमेंट यूज किया, मतलब अपना मशीन पूरा कैपेसिटी पे यूज किया, जितना रिसोर्सेज था सभी का यूज किया, जितना लेबर्स था सभी को काम पे लगा के 10,000 करोड़ का गुड्स का प्रोडक्शन इन्होंने कर दिया। बट बाद में ऐसा हो गया कि डिमांड सोचा था हम लोगों ने 10,000 होगा, 10,000 करोड़ के गुड्स का होने वाला है, लेकिन डिमांड एक्चुअल में कितना हो गया? 15,000 करोड़, मतलब डिमांड 5,000 करोड़ से बढ़ गया। मतलब ऐसा हो गया ना दोस्तों कि आपका डिमांड हो गया 15,000 करोड़, ठीक है, डिमांड ज्यादा हो गया और आपने सप्लाई कितना किया था? 10,000 करोड़ का। मतलब सप्लाई हो गया 10,000 करोड़, डिमांड हो गया 15,000 करोड़, मतलब आपका डिमांड बढ़ गया और आपका सप्लाई कम हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एक्सेस डिमांड वाला सिचुएशन। देखो यहाँ पे, in other words, excess demand refers to a situation where the actual aggregate demand becomes higher than the amount of aggregate demand required at a full employment level। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया, ठीक है, बट आपका सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट, मतलब आपका एक्सेस डिमांड वाला सिचुएशन। और जब भी एक्सेस डिमांड होगा तो याद रखना, यहाँ पे जो भी सप्लाई करने का टाइम में फुल एम्प्लॉयमेंट का यूज किया गया है, जैसे कि 10,000 करोड़ का डिमांड आने वाला था गुड्स का, तो 10,000 करोड़ का प्रोडक्शन भी हो गया, और जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया है उन्होंने अपना पूरा का पूरा लेबर रिसोर्स सभी का फुल मतलब फुल एक लेवल पे उसका यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर दिया। बट बाद में जाकर डिमांड कितना हो गया? बढ़ के 15,000 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे डिमांड आपका ज्यादा हो गया दोस्तों। डिमांड क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड आपका ज्यादा हो गया और एग्रीगेट सप्लाई आपका कम हो गया। जब आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड वाला सिचुएशन। अब एक्सेस डिमांड में आप देखना, यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखना आप लोग, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, एक मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा भी था ये डायग्राम, देखो आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। इस डायग्राम में देखना, सबसे पहले जब आप ये वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका 0 होता है, ठीक है। जब एक्स और वाई, जब एक्स का सब एलिमेंट एंड वाई का सब एलिमेंट इक्वल होता है तो एक 45 डिग्री का एंगल क्रिएट होता था। याद है हम लोग इसे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा 45 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा और ये बनता है आपका एग्रीगेट सप्लाई। आपको याद ही होगा, मैंने इससे प्रीवियस वाले एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में ये कराया था। तो जब आपका एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे तो भैया एग्रीगेट सप्लाई मतलब 45 डिग्री एंगल बनता है। फिर यहाँ से आपका आता है डिमांड, ये आ गया आपका डिमांड। तो जिस पॉइंट में डिमांड एंड सप्लाई दोनों कट होता है ना, ये एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई, जिस पॉइंट में डिमांड और सप्लाई कट हुआ उसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। लेकिन अभी वाले सिनेरियो में क्या हुआ, हम लोग का डिमांड इतना था लेकिन डिमांड अब हो गया यहाँ पे, डिमांड यहाँ पे चला गया। मतलब डिमांड पहले 100 यूनिट्स का था, अब मान लो कि हमें 200 यूनिट्स का डिमांड हो गया, डिमांड क्या इंक्रीज हुआ। अब इक्विलिब्रियम इस पॉइंट से हट के कहाँ पे आ गया?
इस पॉइंट पे आप किया, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या दोस्तों, ये होगा भैया, ये तो ये पॉइंट देख रहे हो ना आप, यहाँ पे जो बीच में गैपिंग है, इसे बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, मतलब आपका जब डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का ज्यादा हो जाएगा और उसका सप्लाई कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पता है डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, तो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली पता है सामान महंगा होने वाला है, इसलिए यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप आता है दोस्तों, याद रखना आप। देखो, इन द अदर वर्ड्स, excess demand refers to a situation where the actual aggregate demand becomes higher than the amount of aggregate demand required planned at a full employment level. Excess demand gives the inflationary gap. इससे हमको inflationary gap का पता चलता है। तो भैया ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है, देख रहे हो ना ये डायग्राम हम लोग का। देखो यहाँ पे ये प्लान डिमांड, हम लोगों ने डिमांड कितना करने का सोचा था, 10,000 करोड़ का, लेकिन एक्चुअल में डिमांड क्या हो गया, ज्यादा किस पॉइंट में, ये हो गया आपका इन्फ्लेशनरी गैप वाला सिचुएशन। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि देखो रीजन फॉर एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड होने का क्या रीजन है, मतलब डिमांड सडनली इकोनॉमी में बढ़ गया, इसका रीजन क्या है। तो पहला बात, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने ऑलरेडी आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंज्यूमर कितना खर्चा कर रहा है कंजम्पशन में। ठीक है, तो अगर मान लो कि सडनली अभी जो भी इंडिया के पीपल्स है उन्होंने खर्चा अपना बढ़ा दिया, अब वो लोग जैसे कि कोई इंसान पहले 10 यूनिट्स कोई सामान बाय करता था, अब वही इंसान वो 15 यूनिट सामान को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पहले 10 यूनिट्स का डिमांड करता था, अब कितना यूनिट्स का डिमांड कर रहा है, 15 यूनिट्स का डिमांड कर रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, ऑब्वियसली बात है बढ़ गया। तो पहला रीजन है, अगर मान लो कि कंज्यूमर अपना कंजम्पशन लेवल को बढ़ाएगा तो डिमांड भी दोस्तों बढ़ जाएगा। दूसरा है कि रिडक्शन इन टैक्सेस, अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस क्या कर दिया, कम कर दिया, तो यहाँ पे भी डिमांड बढ़ जाता है। जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, मान लो कि पहले मान लो कि हम लोग 100 रुपीज कमाते थे, 100 रुपीज में मान लो हम लोग ने 70 रुपीज का कंजम्पशन किया, 30 रुपए का गवर्नमेंट को क्या कर दिया, टैक्स भर दिया। अब सडनली ऐसा हो गया, जो न्यू टैक्स रिजीम आया, अब ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट हम लोग से टैक्स ले रहे 10 रुपया, और जब गवर्नमेंट लेके थे 10 रुपया, तो हम लोग को पास बचेगा 90 रुपया। पहले हम लोग के पास कितना बच गया, 90 रुपया। अब हम लोग पहले हम लोग 70 रुपया खर्चा करते थे, अब वही हम लोग ने क्या किया, टैक्स कम होने के कारण हम लोगों ने खर्चा क्या किया, बढ़ा दिया। तो जब भी गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे तो हम लोग का डिमांड क्या होगा, इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट, फॉल इन इम्पोर्ट्स। फॉल इन इम्पोर्ट्स का मतलब कहानी कुछ ऐसा है, देखो अगर मान लो सडनली आज हम लोग जो भी मोबाइल फोन आउट ऑफ कंट्री मंगाते हैं इंडिया में, ठीक है, अगर मान लो कि सडनली हम लोग बाहर से मोबाइल मंगाना बंद कर देंगे, पूरा मोबाइल या बाहर से कोई भी सामान इंडिया में आएगा ही नहीं, तो इंडिया का बना हुआ गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। तो इम्पोर्ट्स अगर घटा, बाहर से हम लोगों ने मंगाना क्या कर दिया, कम कर दिया, फॉरेन कंट्री से मंगाना कम कर दिया हम लोगों ने, तो ऑब्वियसली बात है अपना का डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके लिए भी आपका डिमांड बढ़ता है। फिर नेक्स्ट आपका राइज इन एक्सपोर्ट। अब राइज इन एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है, देखो पहले बाहर वाले कंट्री हम लोग से उतना प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे, अब सडनली बाहर वाले कंट्री हम लोग के इंडिया से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ऑब्वियसली बात हम लोग सप्लाई ज्यादा करेंगे, तो इससे सप्लाई भी ज्यादा होगा, इससे डिमांड भी क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है, एक्सेस डिमांड हो जाता है। क्या होता है, पहले हम लोग का इंटरनेशनल, मान लो कि कोई यूएस की ही कोई कंपनी है, तो पहले हम लोग के यहाँ से 100 यूनिट्स का सामान बाय करके लेके जाते थे, अब वही कंपनी 200 यूनिट्स बाय कर रहे, तो ऑब्वियसली बात है ना कि हम लोग का डिमांड, हम लोग का कंट्री के गुड्स का डिमांड क्या हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो आज के दिन में हम लोग इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अब अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे इन्वेस्टमेंट, इससे भी क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। मान लो कि मैंने क्या किया, कोचिंग खोला, कोचिंग में मैंने 5 एसी लगा दिया, एक एसी में काम होता है लेकिन 5 एसी मैंने लगा दिया, तो एसी का मैंने क्या, एसी जो मैंने अपने कोचिंग क्लास में लगाया, इन्वेस्ट किया उसमें पैसा, इससे क्या हो गया, एसी का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया नहीं बढ़ गया, मेरे देखा था कि और भी लोग लगाना स्टार्ट कर देते, एसी का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी एक्सेस डिमांड आता है। फिर नेक्स्ट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मान लो कि गवर्नमेंट डे टू डे, मान लो कि गवर्नमेंट रोड्स बना रहा है, फ्लाईओवर्स बना रहा है, डैम बना रहा है, बहुत सारा खर्चा गवर्नमेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना कि गवर्नमेंट जब खर्चा करती है ना, तो याद रखना एक बात, तो गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी तो ऑब्वियसली बात है लोगों को काम मिलने वाला है। ठीक है, अगर मान लो रोड्स बना रही है गवर्नमेंट या आपका फ्लाईओवर बना रही है, तो ऑब्वियसली बात है ना कि लोग वहाँ पे काम करेंगे, लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो लोग खर्चा करेंगे तो डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा। तो ये था कुछ रीजन एक्सेस डिमांड होने का। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक और टॉपिक हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग डेफिशिएंट डिमांड में जाएंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसके बारे में अपने को डिस्कशन करना है। तो देखो, इफेक्ट ऑफ आउटपुट, तो भाई अगर मान लो कि प्रेडिक्शन कितना हुआ था, हम लोगों ने प्लान कितना था, कितना गुड्स का डिमांड आने वाला है, तो प्लान डिमांड था
10,000 करोड़ का गुड्स का डिमांड आने वाला है, लेकिन एक्चुअल में डिमांड कितना आ गया 15,000 करोड़ का, ये आपको पता है, ये भी देखना आप लोग। तो हम लोगों ने प्लान किया था 10,000 करोड़ का गुड्स का डिमांड आने वाला है, ठीक है। तो 10,000 करोड़ का गुड्स का डिमांड आएगा तो 10,000 करोड़ का सप्लाई भी हो गया। ये आपका एग्रीगेट डिमांड और ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई। जितना का डिमांड था उतना का सप्लाई बन गया, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गया। बट बाद में ना डिमांड 15,000 करोड़ से हो गया ज़्यादा। तो अब मान लो जब एग्रीगेट सप्लाई हम लोग कर रहे थे, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब सामान जब बना रहे थे, हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट यूज किया, पूरा का पूरा अपना रिसोर्स मतलब पैसा यूज कर लिया, लेबर्स यूज कर लिया, ठीक है, सब कुछ कर लिया। अब सडनली मान लो कि 15,000 करोड़ का डिमांड आ गया मार्केट में, तो हम लोग सडनली प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। याद रखना प्रोडक्शन को बढ़ाना पॉसिबल है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी रिसोर्स यूज कर चुका है, कर लिया। अब हम लोग के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इससे इसका इफेक्ट आउटपुट पे नहीं होगा। अगर एक्सेस डिमांड होगा भी तो आउटपुट इंक्रीज होने वाला नहीं है, आउटपुट जैसे पहले था अभी भी सेम रहेगा, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड डज नॉट इफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग एट ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि हम लोगों ने 10,000 करोड़ का जो सप्लाई किया था, तो सप्लाई करने के टाइम हम लोगों ने पूरा का पूरा रिसोर्सेज यूज कर लिया था, जिसके कारण आप आउटपुट इंक्रीज कर हम लोग नहीं सकते। फिर नेक्स्ट इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, क्या इसका इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट में होगा क्या? तो दोस्तों इसका इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट में भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सप्लाई के टाइम में अपना पूरा का पूरा एम्प्लॉयज का यूज कर लिया था। तो इससे अगर मान लो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा भी होता है तो एम्प्लॉय में कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, क्या प्राइस बढ़ जाएगा क्या? अब देखो पहले खरीदने वाले थे लोग, मान लो कि पहले कोई एक पर्सन है जो एक पर्सन 2 यूनिट खरीद के लेके जाता था, अब वही पर्सन 1 यूनिट कितना खरीद के लेके जा रहा है 5 यूनिट्स। तो पहले के मामला में अभी 3 गुना हो जाता, मतलब 3 यूनिट्स ज्यादा परचेस कर रहा नहीं कर रहा, ऑब्वियसली परचेस कर रहा है। तो 3 यूनिट्स अगर एक्स्ट्रा परचेस करेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा। तो उसके जैसा और भी बहुत सारा पर्सन 3 युनिट्स खरीदने आगे, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट खरीदने आगे। अब इससे क्या होगा, एज ए प्रोड्यूसर मैं क्या करूंगा, एज ए दुकानदार मैं क्या करूंगा, सामान के दाम को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो जब भी एक्सेस डिमांड होगा तो प्राइस क्या होता है, महंगा हो जाता है, क्योंकि खरीदने वाले लोग हैं क्या ज्यादा, खरीदने वाले लोग अब क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है। अब मार्केट में सप्लाई है ही नहीं, सामान मार्केट देखो एक कार है लेकिन खरीदने वाले लोग कितना है, 4 है। अब जो कार बेच रहा होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो बोलेगा भाई मैं तो और ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा, क्योंकि 4 लोग है और मेरे पास 1 है, तो इन लोग में से कोई ना कोई लेगा ही कार, तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट डिमांड नहीं, प्राइस बढ़ जाएगा। देखो ड्यू टू द एक्सेस डिमांड जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी राइजेस एज ए एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिशिएंट डिमांड के बारे में। डेफिशिएंट डिमांड मतलब हम लोगों ने प्रेडिक्शन कितना किया था, 10,000 करोड़ का गुड्स का डिमांड आने वाला, मतलब ये कौन सा डिमांड है दोस्तों, ये डिमांड है दोस्तों अपना प्लान डिमांड। तो प्लान डिमांड कितना था, 10,000 करोड़ का, बट एक्चुअल अब फिर प्लान डिमांड हम लोग का 10,000 करोड़ का था, तो सप्लाई भी 10,000 करोड़ का हो गया दोस्तों। जितना का प्लान डिमांड होगा, ठीक है, उतना का भी सप्लाई हो गया। अब बाद में लेकिन डिमांड कितना का आया, ओनली 5,000 करोड़ का गुड्स का ही क्या आया, डिमांड आया। मतलब डिमांड अब कम हो गया और मार्केट में सप्लाई क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग डेफिशिएंट डिमांड। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेफिशिएंट डिमांड। जैसे कि अब डायग्रामेटिकली मैं समझाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे देखना, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया 0। जब एक्स और वाई दोनों के एलिमेंट इक्वल होता है तो क्या 45 डिग्री का एंगल बनता है, सबको पता है, ये एग्रीगेट सप्लाई। और यहाँ से दोस्तों आता है आपका एग्रीगेट डिमांड, ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया, ठीक है, देखना तो हो गया। लेकिन बाद में डिमांड इतना आना चाहिए, लेकिन डिमांड सडनली क्या हो गया, कम आ गया, डिमांड यहाँ पे आ गया। तो पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब नया इक्विलिब्रियम ये बन गया, तो डिमांड घटा ही नहीं घटा, तो घटने से डिमांड क्या होगा, ये कंडीशन क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप। अब इससे आता है डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। अब पैसा का वैल्यू अल्टीमेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड मार्केट में है ही नहीं, लेकिन सप्लाई दबा के हो गया, ठीक है। डिमांड है ही नहीं और सप्लाई क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का सिंपल सा मतलब है, जब आपका एग्रीगेट सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड आपका कम हो और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो, आपका ज्यादा हो, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, तो ये होता है भैया डेफिशिएंट डिमांड। क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड। और डेफिशिएंट डिमांड में मैंने ऑलरेडी समझाया आपको क्या आता है, देखो ये वाला जो होता है ना, ये क्या है, डिफ्लेशनरी गैप। कौन सा गैप है, डिफ्लेशनरी गैप आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड होने के रीजंस क्या क्या है, तो पहला रीजन है भाई डिक्रीज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो हम लोगों ने वहां पे इंक्रीज किया था एक्सेस डिमांड में, यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा करना होगा, डिक्रीज करना होगा। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब अब कंज्यूमर्स पहले जो 5 यूनिट्स खरीद रहे थे, अब वो 2 यूनिट्स खरीद रहे हैं,
जो पहले कोई कस्टमर था जो 5 यूनिट परचेस कर रहा था, अब वही कंज्यूमर कितना परचेस कर रहा है, ओनली 2 यूनिट। तो अल्टीमेट 3 यूनिट से प्रोडक्शन क्या, 3 यूनिट से उन्होंने क्या किया, कम बाय करना स्टार्ट कर दिया, नहीं कर दिया, तो मार्केट में डिमांड क्या हो गया, प्रोडक्ट का घट गया। क्या हो गया दोस्तों, घट गया। तो पहला बात है कि अगर मान लो कंज्यूमर अपने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब अपने खर्चा को कम कर देंगे और डिमांड कम हो जाएगा। इंक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट अगर मान लो कि टैक्स को बढ़ा देती है, ठीक है, तो भैया ऑटोमेटिक डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग के पास पैसा कम होगा। जब पैसा कम होगा तो हम लोग खरीदेंगे कम, डिमांड मार्केट में गिर जाएगा। फिर नेक्स्ट राइज इन, ये क्या है आपका, इम्पोर्ट। अगर मान लो हम लोग बहुत ज्यादा बाहर से सामान को मंगा रहे हैं इंडिया में बेचने के लिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो इंडिया का प्रोडक्ट, उसका डिमांड मार्केट में गिर जाएगा। फॉल इन एक्सपोर्ट, अगर हम लोग बाहर में सामान बेचना क्या कर दिए, बंद कर दिए, तो भैया हम लोग का डिमांड ऐसे भी कम हो जाएगा। फिर फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया, इन्वेस्ट हम लोग कर ही नहीं रहे, तो डिमांड गिर जाएगा। फिर डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ना ही गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, ना ही आपका डैम बना रही है, तो ऑब्वियसली बात है जब गवर्नमेंट खर्चा ही नहीं करेगी तो भैया डिमांड कहाँ से बढ़ेगा, लोगों को पैसा ही नहीं मिलेगा तो डिमांड बढ़ेगा नहीं, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट देखो, इसका इम्पैक्ट आउटपुट पे क्या होगा, जब भी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा, तो भैया हम लोग प्रोडक्शन करना कर देंगे बंद। अब प्रोडक्शन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खरीदने वाला लोग है कम और मार्केट में, सॉरी यही हुआ ना, खरीदने वाला हो गया कम, मार्केट में सप्लाई हो गया ज्यादा। तो सप्लाई जब ज्यादा हो जाएगा, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो भैया उस टाइम में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उस टाइम हम लोग सबसे पहले प्रोडक्शन को स्टॉप करेंगे, अब सामान को फर्दर बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट, इसका इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, अब जो भी हमारे दुकान में स्टाफ वगैरह काम करे उसको अब हम लोग निकालना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग का मार्केट में कुछ का डिमांड ही नहीं, तो उन लोग भी जाएंगे भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जनरल प्राइस लेवल, अब प्राइस लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में जब डिमांड कम होगा और सप्लाई ज्यादा होगा तो लोग अपना सामान को बेचने के लिए प्राइस को कम कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बातें करेंगे किस चीज के बारे में, मेजर्स टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ में 2 मेजर्स लिया जाता है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। एक तो होता है गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी, एक होता है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोनों के हेल्प से हम लोग मार्केट में डिमांड को कम करेंगे। देखो, मार्केट में डिमांड का बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है मार्केट में पैसा ज्यादा होना, ठीक है। अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा ना तो लोग डिमांड बहुत ज्यादा ही करेंगे। अगर उन्हीं लोगों के हाथ से पैसा छीन लिया जाए तो मार्केट में दोस्तों डिमांड भी कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो जब भी एक्सेस डिमांड होगा उसको कंट्रोल करने का 2 मेजर्स होता है, एक तो होता है फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट करती है, और एक होता है भैया आरबीआई वाला पॉलिसी जिसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड, मतलब ये कौन करेगी, आपका गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी लाके डिमांड को कम करने वाली है, याद रखना। तो सबसे पहले डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी पता आपको, खर्चा को कम कर देगी। अगर लोगों खर्चे ही गवर्नमेंट कम करेगी, मतलब ना गवर्नमेंट फ्लाईओवर बना रही है, ना गवर्नमेंट आपके रोड्स बनाएगी, कुछ भी नहीं बना नहीं रही है, ऑब्वियसली बात है जब बनाएगी ही नहीं तो भैया खर्चा होगा ही नहीं। जब खर्चा होगा ही नहीं दोस्तों तो भैया डिमांड होगा, डिमांड अल्टीमेट क्या होगा, कम होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट भैया है इंक्रीज इन टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, तो भैया फिर भी तो डिमांड मार्केट में होगा नहीं, क्योंकि लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जब लोग ज्यादा टैक्स देंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो भाई लोग डिमांड करेंगे नहीं, तो इससे हम लोग एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आरबीआई के भी पॉलिसीज को डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई के पॉलिसीज के हेल्प से भी डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि अभी देखो आरबीआई आपके मॉनिटर मतलब आरबीआई एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए क्या करने वाले ये हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो बेसिकली आरबीआई 2 मेजर्स लेती है डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। एक तो होता है भैया आपका क्वालिटेटिव मेजर, एक तो होता है भैया आपका क्वांटिटेटिव मेजर। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो आरबीआई डिमांड को कंट्रोल करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट फॉलो करने वाली है। एक तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, एक होगा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखो मान लो कि पहले बैंक्स वगैरह बहुत ज्यादा लोन दे रहे थे, कहाँ पे, मार्केट में पब्लिक को बहुत ज्यादा लोन बांट रहा था कौन, बैंक वगैरह, और आरबीआई उस टाइम में बैंकों को भी पैसा दे रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो लोगों बैंकों के पास पैसा आया, तो बैंक के पास जब पैसा आएगा तो ऑब्वियसली बात है बैंक खर्चा करने वाला है, खर्चा करेगा ऑब्वियसली मतलब लोन देगा ना पब्लिक को, तो पब्लिक को लोन देगा तो पब्लिक हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पब्लिक ज्यादा खर्चा करेगा, मतलब डिमांड क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करने वाला पता है आपको, इंक्रीज इन बैंक रेट। गवर्नमेंट सबसे पहले बैंक रेट को बढ़ाने वाला है। अब बैंक रेट समझना, मान लो कि ये रोहित है, मैं हूँ, ठीक है, मैं चला गया बैंक में,
कि मुझे ये बैंक है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक है। कौन सा बैंक है? कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो मैं चला गया बैंक में, मुझे बैंक को बोला मैं मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए। तो बैंक के पास सडनली इतना पैसा नहीं होगा, तो बैंक क्या चला, कहाँ चला गया? आरबीआई के पास। आरबीआई को बोला आरबीआई मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए। तो आरबीआई ने क्या किया, इसे 10 करोड़ का लोन क्या किया, 10 करोड़ का लोन क्या किया, सैंक्शन कर दिया किसे, कॉमर्शियल बैंक को। और आरबीआई ने बोला भाई बैंक तुमको ना मुझे सालाना 5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस इंटरेस्ट को बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से जो इंटरेस्ट लेती है लोन पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? बैंक रेट। तो आरबीआई ने बैंक रेट मतलब आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक से कितना परसेंट इंटरेस्ट मांगा? 5%। 10 करोड़ के लोन पे 5% का इंटरेस्ट मांगा, तो कॉमर्शियल बैंक को पैसा मिल गया। अब कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, इसी 10 करोड़ को रोहित को दे दिया लोन। कितना में? 10% में। कितना में? 10 करोड़ का लोन कितना परसेंट में? 10% में। तो आरबीआई ने 5% का प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया? ऑब्वियसली बात है आरबीआई सॉरी बैंक ने 5% का प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? ऑब्वियसली बात है 5% का प्रॉफिट बैंक ने कमाया। अब देखना आप लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, जब इस तरीके से सिनेरियो चल रहा था ना, तो मार्केट में बहुत ज्यादा बैंक क्या कर रहा था ना, बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में लोन्स पे देना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि मार्केट में पैसा क्या हो गया, बढ़ गया। अब पैसा बढ़ने के कारण डिमांड भी क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, तो आरबीआई ने क्या किया था, बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया। आरबीआई ने क्या किया, पहले जो बैंक रेट था ना, एक मिनट दोस्तों, यहाँ था हम लोग ने, यहाँ हो गया था ये वाला। तो आरबीआई ने नेक्स्ट क्या किया, बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया। बैंक रेट को क्या कर दिया दोस्तों, इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज हुआ समझना आप लोग, ठीक है। जैसे कि पहले जो आरबीआई था ना, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कितना परसेंट में इंटरेस्ट में दे रहा था, सी बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक को 5% इंटरेस्ट में। अब कॉमर्शियल बैंक किसी कस्टमर को कितना परसेंट में दे रहा था, 10% में लोन, ठीक है। अब क्या होगा, आरबीआई ने इस 5% बैंक रेट को बढ़ा के कर दिया 8%, ठीक है। तो भाई कॉमर्शियल बैंक भी तो अब क्या करने वाला है कि ये भी इंटरेस्ट रेट भी कस्टमर को बढ़ा देगा। ये इसने कस्टमर को कितना परसेंट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, बैंक रेट कस्टमर से इंटरेस्ट कितना लेना स्टार्ट कर दिया, 15%। तो ऑब्वियसली बात है, जब 15% इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो कस्टमर बैंक में जाएगा नहीं लोन लेने के लिए। तो अल्टीमेट मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा। जब पैसा कम हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग डिमांड करना क्या कर देंगे दोस्तों, बंद कर देंगे। तो इससे पैसा क्या हो गया दोस्तों, कंट्रोल हो गया। फिर नेक्स्ट होता है दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ना, जब मार्केट में मान लो कि डिमांड बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। डिमांड कब होता है दोस्तों, जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सबको पता है, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है। अब क्या हुआ कहानी कि मार्केट में जब पैसा बहुत ज्यादा हो गया, डिमांड इससे बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो आरबीआई ने क्या किया पता है, जो आरबीआई के पास गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज पड़ा हुआ था, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई ने क्या कर दिया, या तो कॉमर्शियल बैंक को या तो जनरल पब्लिक को बेचना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब तो जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज होता है वो बहुत सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, लोग इसे और कॉमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा बाय करते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक और लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लिया, तो बाय करने से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनके पास चला गया और पैसा गवर्नमेंट के पास, पैसा मीन्स आरबीआई के पास आ गया। इससे भी पैसा क्या हो गया भैया, कंट्रोल हो गया, ठीक है। ये मेजर्स लेते हैं हम। फिर नेक्स्ट है एलआरआर। एलआरआर का मतलब होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या होता है दोस्तों, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब देखो बैंकों का एक रूल होता है, आरबीआई ने रूल फिक्स किया है कि 20% बैंकों को अपना पास पैसा रखना पड़ता है। एलआरआर मतलब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है, इसमें मतलब बैंकों को 20% पैसा कस्टमर का अपना पास रखना होता है। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मान लो कोई कस्टमर है बैंक में 1,000 रुपया डिपॉजिट किया, इसका मतलब 1,000 में से 20% बोले तो 200 रुपया, कितना रुपया, 200 रुपया बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है, और 800 रुपया को बैंक क्या करता है, लोन पे चढ़ा देता है किसी कस्टमर को। अगर मान लो कोई कस्टमर 1,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करता है, तो बैंक क्या करने वाला पता है, 800 रुपया किसी कस्टमर को लोन पे दे देगा और 200 रुपया अपने पास रखने वाला है, एज ए एलआरआर, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। एलआरआर में भी दो पार्ट होता है। एलआरआर में एक होता है सीआरआर, क्या होता है दोस्तों, सीआरआर, एक होता है एसएलआर। सीआरआर का मतलब केस रिजर्व रेशियो, एसएलआर का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, दो होता है। इसमें देखो सीआरआर का मतलब, इसमें एलआर का 20% में से 10% बैंकों को सीआरआर में रखना होता है, 10% एसएलआर में रखना होता है। 10% सीआरआर का मतलब जो सीआरआर है, ये 10% पैसा बैंकों को आरबीआई को जमा करा देना पड़ता है, और 10% बैंक
अपने पास खुद ही पैसा रखता है डे टू डे यूज के लिए, ये रूल्स होता है, ठीक है। तो जब मान लो कि LRR 20% था, तो कोई भी कस्टमर आया तो कस्टमर का 20% पैसा आरबीआई कॉमर्शियल में अपने पास रखते थे और बाकी 80% लोन पे चढ़ा दे रहे थे। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा बहुत बढ़ गया, पैसा बढ़ने के कारण डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो दोस्तों क्या उपाय है, ऑब्वियसली बात एक सिंपल से उपाय फॉलो करना है। गवर्नमेंट ने LRR को बढ़ा के कर दिया 50%, गवर्नमेंट बोले तो आरबीआई, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं आरबीआई ने कितना कर दिया 50%। अब कोई पर्सन 1000 डिपॉजिट करेगा बैंक में, तो डिपॉजिट कितना बैंक कितना लोन देने वाला है किसी अदर पर्सन को, 500 रुपया, कितना 500 रुपया, क्योंकि 1000 का 50% होता है 500, तो 500 क्या होगा आपका रिजर्व में रखना होगा और 500 रुपया का लोन देगा। तो ऑब्वियसली बात है जब LRR इंक्रीज होगा तो बैंक क्या होगा आपका, LRR इंक्रीज होगा तो SLR इंक्रीज होगा, CRR इंक्रीज होगा। जब दोनों इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में क्रेडिट बोले तो पैसा कम जाएगा और डिमांड भी कम जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब देखो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा था, या तो पैसा इंक्रीज हो रहा था या पैसा डिक्रीज हो रहा था। मान लो कि गवर्नमेंट को लगे कि 1000 करोड़ पैसा है, जिसके कारण मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो गया, तो गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ को कितना कर दिया 800 करोड़, मतलब पैसा को डिक्रीज कर दिया। लेकिन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में पैसा सेम रहता है, बस फंड के डायरेक्शन को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, मान लो आरबीआई ने बोला कि भाई प्राइमरी सेक्टर तुम 200 करोड़ ले लो, सेकेंडरी सेक्टर तुम 600 करोड़ ले लो और टर्सरी सेक्टर तुम 400 करोड़ ले लो, 400 ने 200 करोड़ तुम भी ले लो। तो इस तरीके से 1000 करोड़ को तीनों में स्प्लिट कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अब आरबीआई को लगा कि भाई प्राइमरी सेक्टर को बहुत कम पैसा जा रहा है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर हम लोग का इंडिया का बैकबोन होता है, इसमें ज्यादा पैसा जाना चाहिए। तो क्या हुआ, मार्केट में 1000 करोड़ रुपया ही है, देखो यहाँ पे मार्केट में कितना है 1000 करोड़ रुपया ही है। तो आरबीआई ने दिमाग लगाया और देखो प्राइमरी सेक्टर को 400 कर दिया, सेकेंडरी को घटा दिया 600 से 400 कर दिया और सर्विस को सेम रखा। पैसा तो सेम है लेकिन फंड के डायरेक्शन को हम लोगों ने क्या किया, चेंज कर दिया। तो ये होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये मनी एंड बैंकिंग का ही पोर्शन, अगर मनी एंड बैंकिंग का आप लोगों ने किया होगा तो ये पोर्शन आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि मैं अभी डीप में बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये मनी एंड बैंकिंग में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहले क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होता है दोस्तों, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर मान लो मुझे 10 लाख का लोन लेना है, कितना का, मान लो कि मुझे कितना का लोन लेना है, मुझे लेट सपोज 10 लाख का लोन लेना है। अब 10 लाख का लोन लेने के लिए मैं चला गया बैंक, तो बैंक ने बोला कि भैया लोन के पहले आपको मॉर्गेज देना होगा प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या किया, ठीक है भैया मेरे पास प्रॉपर्टी है, बैंक को बोला मैं प्रॉपर्टी का पेपर लेके आ रहा हूँ। तो मैं गया बैंक से 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी पेपर बैंक को दे दिया, लीजिए बैंक मुझे लोन दे दीजिए। तो बैंक ने मुझे लोन कितना का सेंक्शन किया, बताया 8 लाख रुपए का सेंक्शन किया। मैंने बोला बैंक मैंने तो 10 लाख का प्रॉपर्टी का पेपर दिया, आप मुझे 8 लाख क्यों दे रहे हो। तो बैंक ने बोला 2 लाख रुपया मैं अपने पास मार्जिन मनी रखूंगा। क्या रखूंगा, मार्जिन मनी रखूंगा। अगर आपने कुछ इंटरेस्ट पे नहीं किया या कुछ डिफॉल्ट किया तो इसी मार्जिन मनी से मैं एडजस्ट करूंगा। तो ऐसे मतलब बैंक का रूल होता है, मतलब मार्जिन मनी पहले ही रख लेते हैं बैंक। तो मार्जिन मनी 8 लाख रुपया ले लिया बैंक आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, बैंक बहुत ज्यादा 10-10 लाख का प्रॉपर्टी लेके सबको लोन देना स्टार्ट कर दिया। इससे मार्केट में क्रेडिट बढ़ गया, क्रेडिट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा आया और लोग डिमांड लोगों ने क्या किया, बढ़ा दिया। अब लोगों जब डिमांड बढ़ाएंगे तो बैंक ने क्या किया, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बैंक ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले 10 लाख का प्रॉपर्टी पे 8 लाख का लोन दे देते थे और 2 लाख रुपया मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब कोई 10 लाख का प्रॉपर्टी लेके आएगा तो बैंक दे रहा था भाई 6 लाख रुपया और भैया 4 लाख रुपया आपको मार्जिन में रखना होगा। इससे लोग लोन लेना बंद कर दिए, मार्केट में पैसा कम हो गया। फिर नेक्स्ट होता है मोरल सुएशन। अब देखो मोरल सुएशन मतलब जैसे कि हम लोग का मम्मी पापा लोग हमेशा बोलते हैं ना कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये मत करो मत, तो बैंक भी ऐसे ही कमर्शियल बैंक पे प्रेशर बनाते रहती है कि भाई कमर्शियल बैंक यहाँ लोन मत दो, वहाँ दो लोन, यहाँ पे तुमने बोल दे दिया बंद कर दो लोन। तो ये होता है मोरल सुएशन करना, ठीक है। देखो ड्यूरिंग द एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक एडवाइज द कमर्शियल बैंक नॉट टू एडवांस क्रेडिट, नॉट एसेंशियल एक्टिविटीज फॉर सम टाइम, मतलब एडवांस मत दो, पैसा लोगों को बंद कर देना, ये सब एडवाइस देते रहते हैं। फिर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कोटा सिस्टम, बोलता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो आरबीआई ने गाइडलाइंस फिक्स कर दिया कि प्राइमरी सेक्टर को 200 जाएगा 200 करोड़, सेकेंडरी सेक्टर को 600 जाएगा और सर्विस सेक्टर को 200 जाएगा, इससे ज्यादा आप लोग दो मत। एक कोटा इसने क्या किया, फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों होता है चैप्टर खत्म। तो मिलता है दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको आगे का सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ।